विंटर सीज़न में भी इतना ग्लोइंग बेस बनाने की ऐसी कौन-सी ट्रिक्स है जो भाई आपको नहीं पता और मेरे मेकअप में इतना ग्लो आ रहा है? तो वीडियो को पूरा देखना आपको भी पता चल जाएगा। विंटर सीज़न में ज़्यादातर स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है जिसमें हम लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि फाउंडेशन में हाइड्रेशन नहीं आ रहा है, फाउंडेशन में शाइन नहीं है, मैटिफाई फाउंडेशन लग रहा है, तो वो ऐसा क्यों होता है? और एक ग्लोइंग बेस आप कैसे अचीव कर सकते हो विंटर में, मैं ये सारी नॉलेज आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाना। सबसे पहली बात तो हम अपने क्लाइंट की स्किन को अच्छे से क्लीन करते हैं। मॉडल्स की स्किन पे तो बहुत अच्छा बेस हम क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन असली बात आती है जब हम अपने रियल क्लाइंट पे काम करते हैं तो हमें वैसा ही ग्लोइंग फेस उनका मेकअप करना होता है क्योंकि क्लाइंट क्या देख के आते हैं? आपकी वीडियोज़ देख के आते हैं, आपकी मॉडल्स का काम देख के आते हैं। बट आपको ये सारी बातों का ध्यान रखना होता है कि मॉडल्स की स्किन तो बहुत हाइड्रेटिंग होती है, वो अपनी स्किन का बहुत केयर करते हैं, लेकिन हमारे जो रियल क्लाइंट होते हैं, वो अपनी स्किन का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं, जिसकी वज़ह से उनकी हाइड्रेशन लेवल मेंटेन नहीं होता है और इतना अच्छा ग्लोइंग बेस नहीं आता है। उसके लिए आपको अपने मेकअप में ही कुछ ऐसी ट्रिक्स अपनानी पड़ती है, जिससे कि आप वो वाला बेस अचीव कर सको, एक ड्यूई फिनिश मेकअप में अचीव कर सको। यहाँ मैंने इनका फेस को अच्छे से क्लीन किया है, देन उसके बाद मैंने यहाँ पे रोज़ वाटर यूज़ किया है, सुरोस्की का मैंने रोज़ वाटर यूज़ किया, आप चाहो तो कोई भी यूज़ कर लो। रोज़ वाटर या टोनर से क्या होता है ना, हाइड्रेशन लेवल मेंटेन हो जाती है, तो आपका जो पीएच लेवल है वो बैलेंस रहता है स्किन का, जिससे क्या रहता है, बिल्कुल भी डिहाइड्रेशन आपकी स्किन पे नहीं होता है। जैसे ही आपका टोनर ड्राई होता है, आप कोई भी अच्छा-सा मॉइस्चराइज़र ले सकते हो, मैंने यहाँ पे एम्ब्रोलॉइस का मॉइस्चराइज़र लिया है। ये मॉइस्चराइज़र थोड़ा-सा आपको महँगा पड़ेगा 2200 का, अगर आपको इसका ड्यूप चाहिए तो बायोडर्मा का आप यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है, लेकिन मॉइस्चराइज़िंग आपको अच्छी क्वांटिटी में करनी है। आपने देखा होगा मैं कैसे ब्रश की हेल्प से एक लेयर पूरे फेस पे मॉइस्चराइज़र की लगा रही थी, देन उसके बाद उसको छोड़ देना है क्योंकि जितना स्किन के अंदर जाना होगा मॉइस्चराइज़र वो जा चुका होगा, आपको अच्छे से लगाना है मॉइस्चराइज़र, उसके बाद छोड़ के आप अपना आइज़ का काम स्टार्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे आईब्रो फिलिंग कर दिया, उसके बाद मैंने कंसीलर लगा दिया है। अब देखो ड्यू फिनिश के लिए ना आपको सबसे पहले तो मॉइस्चराइजिंग बहुत अच्छे से करनी है। कुछ लोग कहते हैं कि हम फेस ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। अगर आपकी क्लाइंट की स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई है, मतलब ड्राई पैच बने हुए हैं उनकी स्किन पे, तो आपने करना क्या है कि आपने एक कोई भी फेशियल ऑयल ले सकते हो। जो पहले आप अपने क्लाइंट के फेस पे अप्लाई करोगे, पहले टोनर लगाओगे, देन उसके बाद ऑयल लगाओगे, उसके बाद आप मॉइस्चराइज़र लगाओगे। कुछ लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं कि पहले क्रीम लगानी है, मॉइस्चराइज़र लगानी है या पहले हमें ऑयल लगाना है। पहले आपको ऑयल लगाना होता है, उसको स्किन के अंदर अब्जॉर्ब होने दो, उसको ड्राई टिश्यू से आप लो और जितना एक्स्ट्रा ऑयल हो उसको रिमूव कर दो। देन उसके बाद उसको लॉक करने के लिए आप कोई भी एक मॉइस्चराइज़र लो और उसके ऊपर उसको अप्लाई कर दो। लेकिन कोई भी काम अगर आप करोगे तो उसको बैक टू बैक नहीं करना है, 2 से 3 मिनट का हर काम में टाइम देना है, हर एप्लीकेशन में 1-2 मिनट का टाइम देना है, देन उसके बाद सेकंड एप्लीकेशन आपको करनी है। क्योंकि अगर बैक टू बैक आप करोगे तो वो लेयर आपकी स्किन के ऊपर ही रहेगी, वो स्किन के अंदर अब्ज़ॉर्ब ही नहीं होगी। तो अगर आप ऑयलिंग कर रहे हो, ऑयलिंग किस कंडीशन में करनी है? जब आपकी क्लाइंट की स्किन में बहुत ज़्यादा पैच बन रहे हो, ड्राईनेस बहुत ज़्यादा लेवल की हो, तब आप ऑयल यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ तो आप मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हो। मॉइस्चराइज़र क्वांटिटी आप थोड़ी ज़्यादा लगा दो, देन उसके बाद उसको आप छोड़ दो फेस पे, जितना स्किन को चाहिए होगा अब्ज़ॉर्ब करेगा और उसके बाद आप हटा भी सकते हो ड्राई टिश्यू की हेल्प से। और अगर लगता है कि नहीं है नीड, दोबारा भी आप मॉइस्चराइज़र लगा सकते हो अपनी क्लाइंट की स्किन पे। तब तक आप अपना आई मेकअप कंप्लीट करो, देन उसके बाद आप अपना फेस का स्टार्ट कर देना। तो यहाँ पे मेरी क्लाइंट की डिमांड थी कि मैं उनको ब्लैक स्मोकी दूँ, बहुत कम रियल ब्राइड्स सी होती है जिनको ब्लैक स्मोकी चाहिए होती है। ज़्यादातर ब्राइड्स ग्लिटरी आईज़ माँगती हैं और लिपस्टिक रेड माँगती हैं, बट ये मेरी एक पहले ऐसी क्लाइंट थी जिनको अपनी ब्लैक स्मोकी आईज़ चाहिए थी और सच में बहुत सुंदर भी लग रही थी ये आईज़। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप जब रियल ब्राइड पे काम करते हो ना, तो क्या करना होता है, मैंने यहाँ पे देखो कंसीलर लगाया, लाइट शेड का कंसीलर लिया आईज़ के ऊपर और देन उसके बाद मैंने एक ब्राउन कलर का जो शैडो लिया है और उसको सिर्फ डायरेक्ट आई बॉल पे अप्लाई किया और उसको हल्के हाथ से ब्लेंड कर दिया उसके एंड्स। ठीक है, देन उसके बाद मैं थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर का आई शेडो लिया है और उसको उसी जगह प्लेस करके उसको ब्लेंड कर दिया। जिस ब्रश से आप एप्लीकेशन कर रहे हो उसी ब्रश से आपको ब्लेंडिंग नहीं करनी है, आपको दूसरे ब्रश से करनी है। उसके बाद मैंने क्या किया है, ब्लैक जैनल जेल लाइनर लिया और उसको अपनी लिड पे अप्लाई किया और उसके एंड्स को हमने डार्क लाइट ब्राउन का शैडो लेके उसको ब्लेंड कर दिया है। यहाँ पे ये मैं आपको बहुत फटाफट वाला आई मेकअप सिखा रही हूँ स्मोकी आईज, क्योंकि मेरी 2 ब्राइड्स थी तो मेरे को 2 ब्राइड्स का 3 पार्टी मेकअप भी करने थे। तो आप हमने यहाँ पे बहुत फटाफट वाला काम करना होता है। यहाँ जब हम ब्लैक स्मोकी आईज करते हैं ना तो हमें ग्लिटर यूज़ करने की नीड नहीं होती है।
ब्लैक स्मोकी आईज़ में मुझे ग्लिटर नहीं पसंद है, अगर ग्लिटर आप दे रहे हो तो वो कॉकटेल लुक आ जाता है, जिसमें आप ब्लैक कलर का ही ग्लिटर लगा सकते हो, बहुत सुंदर लगता है बट वो कॉकटेल लुक आपका क्रिएट कर देता है। तो ब्लैक स्मोकी आईज़ को मैट ही रखो तो ज़्यादा बेटर लगता है, मुझे तो पर्सनली वो ज़्यादा अच्छा लगता है। बट क्लाइंट्स की डिमांड्स होती है, क्लाइंट्स अगर जो बोलता है आपको वो करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ब्लैक स्मोकी आईज़ किया है, देन उसके बाद मैंने उसके एंड्स को ना ब्लेंड कर दिया, बट एक अलग ब्रश से, क्योंकि ब्लैक कलर जब आप एक ब्रश से लेते हो, उसी ब्रश से आप अगर ब्लेंड करोगे तो पूरी आँख काली हो जाएगी। कभी भी ब्लैक स्मोकी में ऐसा नहीं करना है, जिससे आप एप्लीकेशन कर रहे हो उसी से आप ब्लेंडिंग करो। नीचे का जो भी डस्ट गिरा है उसको अच्छे से क्लीन करना है और उसके बाद आपको प्राइमर लगाना है। मैंने जो भी उनके फेस में मॉइस्चराइज़र लगाया था वो अच्छे से स्किन ने उसको अब्ज़ॉर्ब कर लिया है, उसके बाद मैं प्राइमर लगा रही हूँ। आपको जो ये आपका ड्यूई बेस का जो आता है टेक्निक है, ये सारा डिपेंड करता है आपके सीटीएम पे। आपको सीटीएम बहुत अच्छे से करना है और उसके बाद ही आप अपना बाकी का काम आगे स्टार्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ प्राइमर लगाया है, फोटो स्मैक्स बॉक्स का फोटो फिनिश प्राइमर लगाया है और इसको लगा के भी मैंने पहले छोड़ा, देन उसके बाद मैंने आईज़ के थोड़े बहुत टचअप करने थे, मैंने वो कर दिए। देन उसके बाद मैं यहाँ पे क्रायोलोन का करेक्टर यूज़ कर रही हूँ, ऑरेंज करेक्टर है, मुझे ये सबसे बेस्ट लगता है। मैं अलग से बहुत सारे लिए बट मुझे इसकी थिकनेस अच्छी है, इसकी कवरेज काफ़ी अच्छी लगती है, तो मैंने एक सिंगल ये लिया है और उसको ही मैं बहुत ज़्यादा डार्कनेस नहीं, इसलिए मैंने बहुत लाइट क्वांटिटी में लगाया है और उसके ऊपर मैं करेक्टर कॉस्मेटिक का डार्क शेड का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। मुझे शेड नंबर इसका इतना याद नहीं है, बट मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी। तो मैंने यहाँ पे इनकी स्किन पे डार्क कलर का कंसीलर लगाया और उसको मैं वहीं अप्लाई कर रही हूँ जहाँ पे मैंने लगाया है। आपको पूरे फेस पे अप्लाई नहीं करना है। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप ड्यूई फिनिश की बात करते हैं हम, तो हमने प्रोडक्ट की क्वांटिटी बहुत थोड़ी कम कर देनी होती है, मतलब आप बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं दे सकते, बहुत ज़्यादा लेयर नहीं बना सकते फेस पे। यहाँ मैं नार्स का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, जो आपको पता है विंटर्स में बेस्ट फाउंडेशन है, हाइड्रेटिंग बहुत अच्छी है इस फाउंडेशन की। और जो मैं शेड यूज़ कर रही हूँ पंजाब शेड है, जो हमारे इंडियन स्किन टोन के हिसाब से बहुत बेस्ट है ये शेड। अगर आपका इसको नार्स का भी अगर आपको ड्यूप चाहिए, अगर आप चाहते हो नार्स का हमें थोड़ा कम वर्क, क्योंकि ये 4000 समथिंग के रेट में आता है, अगर आपको उसका ड्यूप चाहिए तो आप एलेगल यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा है वो भी। मैंने कितनी कम लेयर बनाई है फाउंडेशन की, बहुत ज़्यादा आपको नहीं देनी है। और मैं यहाँ पे कंसीलर भी करेक्टर कॉस्मेटिक का यूज़ कर रही हूँ एज़ अ हाइलाइटर। मुझे हाइलाइटिंग देखो, मैंने जहाँ फाउंडेशन थोड़ा कम लगाया, वहीं मैंने हाइलाइटर थोड़ा-सा ज़्यादा लगाया है। और जब आपको क्लाइंट को थोड़ा फेयर करना होता है, तब आपने करना क्या होता है, आपको फाउंडेशन स्किन टोन में रखो, कंसीलर थोड़ा लाइट कर दो। अगर आप फाउंडेशन को ही लाइट कर दोगे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, मतलब आपको 1 टोन लाइट तो रखना है फाउंडेशन भी, अदरवाइज़ आप 2 से 3 टोन लाइट कर दोगे तो वो ग्रे पड़ने लग जाएगा। तो कुछ लोगों की प्रॉब्लम होती है ना, हमारा बेस ग्रे पड़ता है, वो इसलिए पड़ता है कि आप डायरेक्ट उसको लाइट मत करो। आप स्टेप बाय स्टेप उसको लाइट करते जाओ। फाउंडेशन आपने 1 टोन लाइट किया, देन उसके बाद आप जो अपना हाइलाइटर यूज़ कर रहे हो, वो 2 से 3 टोन लाइट कर दो। इससे क्या होगा, आपके वही पॉइंट्स हाइलाइट्स होंगे जिनको आप हाइलाइट्स कराना चाहते हो। ब्लेंडिंग आपको बहुत अच्छे से करनी है, मतलब बहुत लाइट हैंड से ब्लेंडिंग करनी है और ब्लेंडिंग बहुत समय तक करनी है, मतलब बहुत लंबे अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है। लंबे समय तक तो मैं क्या बताऊँ आपको, बट जब तक आपको लगे कि आपका जो फाउंडेशन है वो पैची ना बने, तब तक आपको अच्छे से ब्लेंड करना है और बहुत ज़्यादा लाइट हैंड से ब्लेंड करना है। मैं यहाँ पे जो ब्लशर यूज़ कर रही हूँ वो भी करेक्टर कॉस्मेटिक का यूज़ कर रही हूँ। मैं लिक्विड ब्लशर यूज़ कर रही हूँ कि लिक्विड ब्लशर की जब आप यूज़ करते हो तो उससे क्या होता है, उसकी थिकनेस बनी रहती है, उसकी जो कवरेज है वो लंबे समय के लिए रहती है। कई बार आपने नोटिस किया, अगर हम पाउडर ब्लशर यूज़ करते हैं, थोड़ी-थोड़ी देर बाद वो स्किन के अंदर चला जाता है और वो लाइट होने लगता है। तो जब आप लिक्विड ब्लशर अगर यूज़ करते हो ना, तो उसके बाद वो कवरेज उसकी काफ़ी लंबे समय के लिए रहती है। और ब्राइड्स को आपको चाहिए होता है 12 से 13 14 घंटे का मेकअप, तो आप उसको स्टे करना ही होता है। तो आपको इस मेकअप को वाटरप्रूफ और उसका स्टे लेवल को मेंटेन भी रखना होता है। तो मैं यहाँ पे क्या किया है, उसके लिए जब फाउंडेशन लगाया मैंने, देन उसके बाद ही मैंने मेकअप फिक्सर यूज़ कर दिया। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि मुझे अपना फाउंडेशन का जो स्टे है वो अच्छा चाहिए, वो ट्रांसफ़र प्रूफ नहीं होना चाहिए। मतलब अगर कोई मेरी ब्राइड अपने किसी के साथ चिक्स को मतलब लगा रही है या फिर फ़ोन भी टच कर रही है अपने कान पे, तो उसका जो फाउंडेशन वो ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए फ़ोन पे। तो उसके लिए आपको ये ट्रिक्स अपनानी है। देखा, मैंने आपको 2 से 3 ट्रिक्स बता दी हैं इस पूरी वीडियो में, तो जल्दी से ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपको बहुत सारी ट्रिक्स बताती रहती हूँ। जब यहाँ तक आ गए हो तो अब तो आपका बनता ही है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। या उसके बाद हमने क्या किया, पाउडर से पूरे फेस को लॉक कर दिया है। जब वो बात करते हैं ग्लोई बेस की, तो हमने पाउडर की क्वांटिटी थोड़ी कम रखनी होती है, आई नो, बट जितना अच्छे से आप पाउडर से सेट करोगे ना बेस को, बेस उतना ही कम ट्रांसफर प्रूफ होता है। और मैं आपको बार बार यहाँ डिस्टर्ब कर रही हूँ फेस पे आके, उसके लिए सॉरी।
यहाँ उसके बाद मैंने यहाँ पे सोपरल की पैलेट लेके इनका फेस को कंटूर किया है। मुझे पता नहीं क्यों लिक्विड कंटूर थोड़े कम पसंद है, मुझे पाउडर कंटूर ही पसंद है। तो मैंने इनके फेस को कंटूर किया, देन उसके बाद मैं यहाँ मैक का ब्लशर यूज़ कर रही हूँ। ये ब्लशर मेरा बहुत पुराना है, अब इसका ना शेड भी नहीं दिखता है, मतलब इसका कौन-सा शेड है वो सब हट चुका है। ब्लशर मैंने अप्लाई किया, उसके बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब ब्लैक स्मोकी आईज़ करते हैं, तो मैंने ल डार्क ब्राउन कलर लेके अपने लोअर लैश लाइन पे उसको ब्लेंड आउट किया है। मैं बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ब्लैक-ब्लैक हो जाएगा, बट बहुत सुंदर लगता है डार्क ब्राउन कलर का आप यूज़ करोगे ना लोअर लैश लाइन पे, तो एक अच्छा ही इफ़ेक्ट आता है। जब हमने आइज़ को ही हाइलाइट करना होता है, तो आइज़ पे ही फ़ोकस ज़्यादा होता है, क्योंकि मैं यहाँ लिपस्टिक ना इनकी बहुत न्यूड रखने वाली हूँ, इसलिए मैंने आइज़ पे ही सारे हाइलाइटिंग दी है। जब हम मेकअप फिक्सर यूज़ करते हैं, जब आपको हाइलाइटर लगाना होता है, कुछ लोगों की ये डिमांड्स होती है कि हमारा हाइलाइटर तो दिखता ही नहीं है, फेस पे पाउडरी हो जाता है। वो क्यों नहीं दिखता है? वो इसलिए नहीं दिखता है कि आपको हाइलाइटर लगाने से पहले अपने पूरे फेस को टोनर करना है, मतलब फिक्सर करना है, सॉरी। पूरे फेस से मेकअप फिक्सर से पाउडर को सेट कर देना है, मतलब जो भी आपने पाउडरिंग करी है फेस पे, वो सारा क्या होता है, बैठ जाता है स्किन के ऊपर। तो आप कोई सा भी मेकअप फिक्सर यूज़ करो, मैंने यहाँ पे शार्लेट tilbury का यूज़ किया है और उससे पूरे फेस पे अप्लाई करके और उसको छोड़ दिया 1-2 मिनट के लिए, उसको ड्राई किया, देन उसके बाद मैंने लैशेज़ वगैरह लगाई हैं, अभी थोड़ा-सा गीला था, इसलिए मैंने बाकी का सारा अपना काम कर लिया, लैशेज़ लगाई और लैशेज़ लगाने के बाद एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, लाइनर ज़रूर लगाना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि लाइनर नहीं लगाते। लैशेज़ के ऊपर ना लाइनर बहुत मस्ट होता है, वैसे तो ब्लैक स्मोकी है, नीड भी नहीं होती है, बट जब हम लाइनर लैशेज़ लगाते हैं, तो उसका जो हमारा किनारी होती है वो गंदी लगती है, वो दिखती है, तो इसलिए आपको लाइनर बहुत ज़रूरी अप्लाई करना होता है, चाहे आप पतली सी लेयर ही अप्लाई करो। मैंने यहाँ पे रिकोड का जेल लाइनर यूज़ किया है, उसके बाद मैं यहाँ करेक्टर कॉस्मेटिक की हाइलाइट पैलेट यूज़ कर रही हूँ, अब तक मैं फॉरएवर 52 की यूज़ कर रही थी, वो बहुत अच्छी थी और अब मैंने ये वाली नई ली है, तो मुझे इसका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगता है, पिगमेंट्स इसकी अच्छी हैं, हाइलाइटिंग भी आपको सिर्फ वहीं करनी है जहाँ आपने हाइलाइट करना चाहते हो फेस को। तो यहाँ पहले तो मैंने इस वाली पैलेट से हाइलाइट किया करेक्टर कॉस्मेटिक की, देन उसके बाद मैंने यहाँ अर्बन डेकी का हाइलाइटर यूज़ किया, ये भी हाइलाइटर बहुत अच्छा है। ब्राइड्स वगैरह पे ना एक ऐसा पिंक सा, पीची सा ये इफ़ेक्ट दिखाता है हाइलाइटर, बहुत प्यारा हाइलाइटर है। और मैंने सिर्फ जहाँ-जहाँ मुझे नीड थी मैंने वहाँ अप्लाई किया है। मैंने फेयर लूसी का ये मस्कारा यूज़ किया है, बहुत अच्छा है, मतलब मुझे इसका बेस्ट पार्ट ये लगता है कि जो हम लोअर लैश लाइन पे ना जब भी मस्कारा लगाते हैं ना, हमेशा नीचे लग जाता है। उसकी थिकनेस इतनी होती है, लग ही नहीं पाता। इसका जो ब्रश है ना लोअर लैश लाइन का, बहुत अच्छा है, तो मुझे ये मस्कारा बहुत अच्छा लगा, इसलिए ये मैं रिकमेंड करूँगी, आप ज़रूर लेना। मेबलिन की मैंने लिपस्टिक यहाँ यूज़ करी है, शेड मेरे को नहीं पता है अभी कौन-सा शेड है, मैं मेंशन कर दूँगी आपको। क्योंकि मेबलिन की मैंने बहुत सुना है, मैंने अभी तक यूज़ नहीं की थी, मेरे को बट मैंने सुनने में आया कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इनका, अगर आपने भी यूज़ किया, आपको भी लगता है तो मुझे कमेंट में बताना। मैं तो पहली बार यूज़ कर रही थी, तो मुझे तो इसका रिव्यू मेरी ब्राइड ही देगी, कैसी उनको लिपस्टिक लगी ये ब अदरवाइज़ इसका शेड बहुत प्यारा था, मतलब इतना प्यारा-सा कलर है ना इसका मेबलिन का, और इसका स्टे भी मैंने सुना है काफ़ी अच्छा है। आपको जब हम बात करते हैं पूरे मेकअप की ओवरऑल, तब हमने लिपस्टिक का भी बहुत ध्यान से लगानी होती है, मतलब मेरे को ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है लिप शेप देने के लिए, क्योंकि अगर आपने लिपस्टिक बहुत अच्छे से और ध्यान से लगाओगे ना, आपका पूरा मेकअप इतना प्यारा निकल के आता है, क्योंकि आपने हर एक चीज़ पे बारीकी से काम किया है। हम जब मॉडल्स पे काम करते हैं तो हम उनका थोड़ी-थोड़ी देर में टचअप देते रहते हैं। बट जब आप ब्राइड्स पे काम करते हो तो आपको टचअप देने का टाइम तो होता नहीं है, इसलिए हमने सारा काम एक बार में ही कंप्लीट करना होता है। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से करना। आ रहा है ना कितना ग्लोई बेस? तो आप भी ये लुक क्रिएट करके देखना, आपका भी आएगा, और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक